Let's start our today's session. Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Ashar Ali, one of the core member of Goal Development Student Club, Surface University of Engineering and Technology. तो आज की जो वर्कशॉप है इसके अंदर हमारे पास मोंगो डी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमने लास्ट जितनी वर्कशॉप थी नोट की, हमने एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा था। एक्सप्रेस के अंदर हमने राउटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर हमने एपीआईज बनाई थी, कुछ रेस्टफुल एपीआईज बनाई थी और सिंपली हमने उसको कॉल करवा के टेस्ट करा था पोस्टमैन के हेल्प से। तो आज की वर्कशॉप के अंदर हम मेरी यहाँ पे आवाज़ तो ज़्यादा तेज़ आ रही है। क्लियर है ना आवाज़? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, काफ़ी तेज़ आ रही है आवाज़। मुझे कोई नोटिफाई कर दे ताकि मैं आगे प्रोसीड करूँ। सही है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास हमने मोंगो डीबी आज शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम जो है एक लोकल मोंगो डीबी को अपने क्लाउड मोंगो डीबी से उसको एटलस जो कि उन्होंने प्रोवाइड किया है मोंगो डीबी एटलस, उसको हमने कनेक्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मोंगूस। तो ये सब होते क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, सब हम आज डिस्कस करेंगे। मोंगोडीबी। अच्छा, मोंगोडीबी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम है। हमने जितने भी तुम दो तरह के हमने जो है डेटाबेस के पढ़े हैं, एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है नॉन सीक्वेंशियल। तो मोंगोडीबी जो है वो नॉन सीक्वेंशियल में आता है, मतलब कि हमने कोई इसके अंदर रिलेटेबल स्कीमा नहीं बनता, मतलब कि स्कीमा बनता है लेकिन वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है। और नॉन स्केलेबल मतलब क्या, आपको जो है पूरा एक क्या कह सकते हैं इसको, मैं कह सकता हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता ये। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जबकि ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता। तो एसक्यूएल के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है फॉर वेब एप्लीकेशन, जिसमें अगर आप बैकएंड पे नोड यूज़ कर रहे हो तो मोंगो का बस शॉर्ट सा डेफिनेशन यही है कि एक डेटाबेस है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस, और इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके पास इसके अंदर डॉक्यूमेंट और कलेक्शंस की तरह काम हो रहा होता है। और आपके पास ये स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। स्कीमा आपने डिफ़ाइन कर दिया, स्कीमा बनाने के बाद आप इसके अंदर और अगर उसको एप्लीकेशन को इतनी बड़ी होती जाती है तो आप उसको अपने हिसाब से स्केल कर सकते हो। सही है, तो फिर हम आगे ज़रा मूव करें स्लाइड पे, तो हमारे पास क्या होता है। वही तीन बातें जो मैंने अभी करी कि ये स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल। स्केलेबल का मतलब कि आपकी एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल एक छोटे स्केल पर काम कर रही है, फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा और आ गए और मॉड्यूल्स ऐड हो गए, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जो है एप्लीकेशन ग्रो कर जाती है। तो एप्लीकेशन ग्रो करती है मतलब कि आपका डेटाबेस भी उस हिसाब से ग्रो करेगा, उस हिसाब से और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो आपकी जो स्कीमा है वो इतना, ये मोंगोडीबी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको स्केल अपने डेटाबेस को जो है और एक्सपेंड करने में ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आते। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इस तरीके से होता है कि आपने मतलब कि मल्टीपल स्कीमा हमने ऐड किए हुए हैं। अब उसके अंदर अगर आप एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास, अगर आप कोई एक भी फील्ड छोड़ देते हैं, रॉ कॉलम के अंदर उसके अंदर सीन होता है, तो अगर आप कोई भी एक फील्ड छोड़ते हैं तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। जबकि आपके पास मोंगोडीबी के अंदर सीन नहीं होता। मोंगोडीबी के अंदर आपके पास अगर आप वो फील्ड स्किप कर भी जाते हो तो आपका स्कीमा उसको एक्सेप्ट कर जाता है। लेकिन उस स्कीमा, जब एक दफ़ा स्कीमा डिफाइन हो जाता है तो उसके बाद और उस स्कीमा के बगैर कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको उसको स्कीमा के अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ हम आज देख लेंगे। बाकी नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात तो हो ही गई है। अच्छा, मोंगूस क्या है? मोंगूस बेसिकली है कि एक ड्राइवर, मोंगूस को एक ड्राइवर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके लोकल डेटाबेस को, लोकल मोंगोडीबी डेटाबेस को आपके मोंगोडीबी एटलस से, जो कि क्लाउड पर पड़ा हुआ है, उसके साथ हम उसको लिंक करवा रहे होते हैं। तो ये मोंगूस जो है वो एक तरीके से एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के लिए एक हेल्पफुल है कि वो जो है आपके लोकल डेटाबेस को आपके क्लाउड डेटाबेस का इंटरेक्ट करवा के आपकी एप्लीकेशन से उसको कनेक्ट करवा रहा होता है। तो अच्छा, आप जल्दी से जो है ना इसका एक सेटअप बिल्ड कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कि मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस हो रही है। ओके ओके।
अच्छा, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है मोंगो डीबी की। हमें मोंगो डीबी इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि मेरे यहाँ पे फ़िलहाल टाइम लगा रहा है। अच्छा, खैर जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि ये तो हमारे पास लोकल डेटाबेस इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। बाकी हमें जो नीड है वो हमें नीड है यहाँ पे एक क्लाउड डेटाबेस की। तो ये एक इन्वायरमेंट है जो कि आपको मोंगो डीबी एटलस एक प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर मैंने अपना सेटअप बना के रखा हुआ है क्योंकि मैं पहले किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा था। तो मेरा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है। मैं आपको इसका इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका इन्वायरमेंट होता है, उसको हम किस तरीके से अपना लेके चलेंगे आगे। मेरे पास ये लोड हो जाए, तब तक ये लोड है ना, मैं एक इनिशियल सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास। एक्सप्रेस की नीड है, सर्वर डॉट जी एस, एक्सप्रेस आ गया मेरे पास, yarnet mongoose। ये ड्राइवर भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसको कनेक्ट करना सीख जाएं। ये कितना टाइम लगाएगा? अच्छा, मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, ये सेटअप मेरा हो गया। ये सारा हमने लास्ट चीज देख चुके थे कि किस तरीके से जो है एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। यूज़ के अंदर हमारे पास मिडलवेयर आता है ताकि हम जो है ये अपना रिक्वायर्ड बॉडी के अंदर जो भी जेसन एप्लीकेशन डेटा भेज रहे हो उसको हम पास कर सकें, उसको इंजेक्ट करवा सकें, एक्सप्रेस डॉट जेसन। जबकि हमारा प्योर नोड के अंदर क्या होता था, प्योर नोड के अंदर हमें एक हेडर पास करना पड़ता था। फिर हमें डिफाइन करनी है एक पोर्ट, जिस पोर्ट पे ये एप्लीकेशन रन होगी। ऐप डॉट लिसन पोर्ट, मेरे पास सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट पोर्ट। क्या हुआ, मेरे पास अभी तक नहीं हुआ यार, ये काफ़ी टाइम लगा रहा है। सही है, सर्वर स्टार्ट करके देख लेते हैं। नोडमॉन सर्वर, सही है, सर्वर मेरा रन हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को जब तक ये होता है इंस्टॉल, मैं आप लोगों को इसका इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली एक मोंगो एटलस, इन्होंने एक क्लाउड एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है, वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर हम जो है क्लाउड बेस हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं और इसी से हमारा लिंक होता है हमारे लोकल डेटाबेस के साथ। हम जो भी काम कर रहे होंगे उसका हम एप्लीकेशन से, यहाँ पे हमारे पास एक मोंगो डीबी एटलस, एक एटलस बोल रहा हूँ, मोंगो डीबी कंपास जो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रहा है, उसके साथ जो है उसको लिंक करवा के हम अपने डेटाबेस को देख रहे होंगे, किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम जो लोकली डेटाबेस को चेंजेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो हमारे पास अफेक्ट करेगी हमारे क्लाउड एप्लीकेशन से, क्योंकि हम उसको लिंक करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मोंगूस। तो ये हमारे बेसिकली एक, आप जब भी स्टार्ट करोगे तो आपके पास मोंगो डीबी एटलस पे जाओगे, वहाँ पे अपने किसी भी गूगल अकाउंट से साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने को बोलेगा। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन पहले से क्रिएट हुई भी है, सिंपल सा करना है, एटलस और ऑर्गेनाइजेशन ओनर। मैं अगर अपने इसमें जाऊँ तो मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था पहले, तो ये मैंने अभी आज बनाया ताकि आप लोग को बनाना ना पड़े। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनेगा। फिलहाल मैंने मोंगो प्रैक्टिस के नाम से बनाया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो अपने मोंगो डीबी उसके लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आपका एक डेटाबेस के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यू प्रोजेक्ट। आपने यहाँ पे क्या, न्यू प्रोजेक्ट, किसी का मैसेज तो नहीं है, कहीं आवाज़ वगैरह का मसला? अच्छा, अगर आवाज़ का मसला आया ना, मुझे फ़ौरन से बता दिएगा, क्योंकि
फिर जो है ना आगे निकल जाऊँगा तो फिर पीछे रह जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैं किसी भी नाम को क्रिएट कर देता हूँ, मोंगो डीबी प्रैक्टिस 2 के नाम से कर देता हूँ। सही है। कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मेरे पास ये मेरी जो अपनी ईमेल है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं प्रोजेक्ट का ओनर हूँ। तो अगर आपके साथ कोई और मेंबर है जो इसके इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकता है, तो आप उसको यहाँ पे अपना ऐड मेंबर करके उसकी परमिशन सेट कर सकते हो। आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट किया। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे मोंगो डीबी प्रैक्टिस 2 के नाम से। अब मैं यहाँ पे काम करूँगा ना, यहाँ पे अपने बनाऊँगा एक डाटाबेस। तो मोंगो डीबी, बेसिकली आपको पता है कि अगर नॉन एसक्यूएल है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट कलेक्शन का सीन होता है, और उसके अंदर भी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कुछ प्लान्स होते हैं इसके साथ, मतलब कि आपको सब मोंगो डीबी बिल्कुल ही फ्री नहीं है। उससे कुछ प्लान्स होते हैं, तो इसके जब भी आप कोई भी डाटाबेस बनाने जाते हो तो उसका स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपनी लिमिट से एक्सीड ना कर जाओ। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का डेटा जो भी है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स, आप ऐसा ना बने जो आपके फ्री प्लान को एक्सीड कर जाए। या तो अगर आप आपके क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और अगर वो पे करने को तैयार है, तो उसको भी ये चीज़ मैटर करती है कि आप किस तरीके का प्लान ले रहे हैं और उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन का स्कीमा किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल सा एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास कुछ क्लाउड डेटाबेस है, तो पैसे लगेंगे, तो उस हिसाब से ये इन्होंने सर्वरलेस, डेडिकेटेड और शेयर्ड, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे शेयर क्योंकि ये है फ्री। मैंने सिंपली यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया। क्लस्टर क्या होता है मैं बताता हूँ। मुझे इसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरे पास AWS के ऊपर ये फ्री है। AWS के ऊपर ये इस चीज़ को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ेंगे। आपके पास आपको इनिशियली 512 MB का स्टोरेज मिलता है, और आपके पास एडिशनल बैकअप ये सब मेरे को मिले हुए हैं। अच्छा, बैकअप नहीं है। क्लस्टर नेम ज़ीरो। अच्छा, कभी भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो आपका क्लस्टर नेम ज़ीरो होगा, मतलब कि आपने फिलहाल एक क्लस्टर बनाया हुआ है। क्लस्टर का सीन इस तरह से होता है कि आपके पास आपके क्लाउड के ऊपर एक डेटाबेस डिप्लॉय हुआ हुआ है, और डेटाबेस के अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स हैं। उस क्लस्टर का ये होता है कि आपने बस क्लस्टर वाइज अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे कि अगर कोई भी बड़े एप्लीकेशन की बात करूँ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो वो अपने साथ एक से ज़्यादा क्लस्टर रखते हैं। मतलब कि एक सर्वर, एक डेटाबेस का सर्वर में अगर डाउन हो जाता है, तो वो ऐसा बैकअप क्लस्टर उसका एक बना के रखते हैं। तो अभी तो हमारे पास एक क्लस्टर की गुंजाइश है, तो हम एक क्लस्टर ही करेंगे, और इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे शेयर्ड हो गया AWS। यहाँ पे इसको कुछ नहीं छेड़ा मैंने। ये सब सेटिंग पहले से हुई हुई है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिएट क्लस्टर, मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर दिया। अब ये अपना क्लस्टर बन जाएगा। यहाँ पे बोलेगा दिस प्रोसेस विल टेक 3 to 5 मिनट्स, ये अपना चलता रहेगा। मुझे ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? हम्म, इसको तो टाइम नहीं लेना चाहिए। ये अपना क्लस्टर बनता रहेगा तब तक। बस सर, हमें मोंगोडीबी पे काम करने से पहले ना डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस रिलेशन स्कीमा के कॉन्सेप्ट सही से आना लाजमी है, वरना बाद में इशू होगा। तो फिर इशू हो सकता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में या नहीं। देखो, अगर दोनों दोनों सूरत हाल में ना, अगर आपको एसक्यूएल या फिर नॉन एसक्यूएल, क्योंकि दोनों पे इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है ना। अगर आप एसक्यूएल पे काम कर रहे हो तो उसके अलग तरीके से स्कीमास डिफाइन होते हैं और सब चीज़ मैनेज हो रही होती हैं। जबकि आपके पास अगर नॉन एसक्यूएल पे काम कर रहे हो, तो अगर मैं कहूँ कि मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊँ, तो मैंने फाइबर्स के ऊपर काम किया हुआ है जो कि नॉन एसक्यूएल है। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि मुझे डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है, या फिर उसकी स्कीमा किस तरह से बिल्ड करना है। तो मुझे इसका मैं सीख कर आया हूँ उस चीज़ को। तो जिसने नॉन एसक्यूएल के बारे में नहीं पढ़ा, किसी को डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बारे में नहीं नॉलेज है, तो वो जो है एक दफ़ा देख ले, क्योंकि उस हिसाब से जो है ना, आपके पास बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं जो कि लिमिटेड दी हुई होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपके पास अगर इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कलेक्शन और डेटा उसका ना, कलेक्शन के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिमिट आपके पास अनलिमिटेड होती है, आप जितनी डालना चाहो डाल सकते हो। लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना, जितनी भी आप फील्ड्स डालोगे उस डॉक्यूमेंट की फील्ड्स, तो वो उसकी एक लिमिट होती है। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें हुई भी हैं, क्योंकि आपके पास नॉन एसक्यूएल के अंदर अगर सारी चीज़ इतनी आसान है, तो कई जगह आपके नुकसान भी है। तो ये कुछ नुकसान है, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिमिट होती है 16 MB की। तो ये हमारे पास फायरबेस के अंदर होती है, और मेरे ख्याल से मोंगो में भी होती है 16 MB आई गेस। तो इसकी एक लिमिट होती है। तो आपको अपना प्रोजेक्ट का इस तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है कि आपका जो है, ये आपकी लिमिट भी ख़त्म ना हो,
और जो है आपका डाटा भी प्रॉपर मैनेज हो रहा हो, मतलब कि उस हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। जब भी आप किसी डाटाबेस का स्कीमा बना रहे हो ना, सबसे मुश्किल काम है उसकी प्लानिंग करना, अभी किस तरह से उसको मैनेज करना। कोड सब कर लेते हैं, फ्लो सबको आ जाता है, लेकिन एक प्रॉपर अच्छा डाटाबेस मैनेज करना सबको नहीं आता। तो ये भी अपने में कोई आर्ट है। तो जैसे अली ने मुझसे पूछा कि डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस रिलेशन स्कीमा का कॉन्सेप्ट सही से आना लाजमी है। हाँ, ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नॉन एसक्यूएल पे काम करो तो एटलीस्ट आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन इस सब के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। यहाँ टाइम लग रहा है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। सही है। मैंने मोंगो इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया वर्जन 5.0। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, मोंगो होता है, मोंगो शेल होता है, और मोंगो डी भी एक होता है जो कि आपको कनेक्ट करवाएगा आपके क्लाउड से, जिसका मतलब कि आपको मोंगो अपना मोंगो का सर्वर जो है लाइव कर रहे होगे। तो फिलहाल हम ये काम करते हैं। मैंने एक क्लस्टर के बारे में बताया था कि क्लस्टर के अंदर आपके पास सारे डेटाबेस होते हैं, और एक से ज़्यादा क्लस्टर भी होते हैं, लेकिन वो फ्री प्लान के अंदर नहीं है, वो आपके पास सर्वरलेस या फिर आपको डेडिकेटेड प्लान खरीदना पड़ता है मोंगो डी एटलस के ऊपर। तो ये आपका सिंपल से क्लस्टर है, इसके अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ आपका डेटाबेस बनेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कलेक्शन लूँगे, यहाँ आपके सारे कलेक्शन आएंगे। लोड हो जाए मेरे पास ये। यहाँ मेरे पास सारे कलेक्शन आएंगे, अगर मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं बना हुआ तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस क्लाउड को अपने लोकल डीबी से कनेक्ट करवा देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कनेक्ट करवाने का तरीका क्या है, मुझे मोंगूस चाहिए होगा। तो मैंने मोंगूस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको करवाता हूँ इम्पोर्ट कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर। ये मैंने करवाया इसको, मोंगूस को इम्पोर्ट। ये हो गया मेरे पास। अब इसके अंदर एक क्यूरी आती है, एक फंक्शन से पास होता है, मोंगूस डॉट कनेक्ट। अब इस कनेक्ट के अंदर जाता है एक पैरामीटर। वो पैरामीटर क्या है, वो हमें मिलेगा यहाँ से, जब हम इस क्लस्टर को कनेक्ट करवाएंगे अपने लोकल डीबी से। तो अब मैं इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट का बटन दिख रहा है आप लोगों को, मैंने इस पर कनेक्ट पे क्लिक किया। ये मेरे पास कुछ सिक्योरिटी सेटअप कनेक्शन हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा अपने ऐड कनेक्शन आईपी एड्रेस, करंट आईपी एड्रेस मेरी यहाँ पे आ जाएगी। डेटाबेस यूज़र, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर जो है ना आपके मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो जो भी आपका डेटाबेस है, फिलहाल तो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, तो अभी शेयर भी कर दूंगा तो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यही चीज़ आपकी मेन है, ताकि आप इसमें डेटाबेस के अंदर एंटर कर सको। तो मैं सिंपल इसके अंदर लिखता हूँ, और ऑटो जनरेट सिक्योरिटी पासवर्ड, इसको मैं कर लेता हूँ इस जगह कॉपी, नोट पैड। सही है, मैं बड़ा नोट पैड खोल लिया। सही है, ये हो गया क्रिएट डेटाबेस यूज़र। मेरे पास एक सेटअप कनेक्शन सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया। चूज़, अब देखो मेरे पास तीन तरह चुना है, या तो अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाओ, या पे आपके पास नेटिव ड्राइवर मतलब कि मोंगो से, या पे आप कंपास से करवाओ, जो कि हमने यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास से किया था। फिर एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाओ, या फिर आप मोंगो शेल से करवाओ। हम मोंगो शेल फिलहाल स्किप करते हैं, हम एप्लीकेशन और मोंगो डीबी से कनेक्ट करवा के देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मोंगो अपनी एप्लीकेशन पे। तो जब इसकी मैंने पैरामीटर की यहाँ पे बात करी है, इस पैरामीटर के अंदर यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस पैरामीटर के अंदर आपके पास आएगा अ, ये पूरी लाइन उठ कर आएगी। पासवर्ड की जगह पे आप क्या, जो मैंने पासवर्ड दिखाया था वो पासवर्ड यहाँ पे उठ कर आएगा, जो कभी यूज़र क्रिएट किया हुआ होगा। एक मिनट ज़रा मुझे वेट करिएगा। बैक। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्यूरी आएगी, दिस करके आ गई मेरे पास एक क्यूरी, ये मोंगो कनेक्ट करवाएगी। और इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं। वो दो चीज़ें और क्या होती हैं, वो चीज़ जो है मुझे वहाँ गूगल से मिलेगी, जिसके मोंगो की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी लिखा हुआ है तो मैं उसको वहीं पे कनेक्ट करवा देता हूँ। तो इसका दो पैरामीटर जाते हैं, यूज़ न्यू यू आर एल पार्सर, एक जगह मेरे पास लिखा हुआ है,
ये होते क्या है इसका फ़िलहाल अभी आपको जानने की नीड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी आगे की चीज़ है। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी हम कर लेंगे ट्रू। ये हमारे पास एक कनेक्शन यहाँ बिल्ड हो गया मोंगोस से। ट्रैक ट्रू, इसमें कुछ ट्रू। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी डेटा और यूज पार्सर। अभी भी क्रैश कर गई है एप्लीकेशन। क्यों क्रैश करी है? बैड ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पासवर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। अब जो मेरे पास पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, मैं इसको करूँगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट। मैं करूँगा यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं। अच्छा, ये जो कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट किससे कर रहा है? हमारे क्लाउड से कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि क्लाउड से जब भी आपके पास जब भी थर्ड पार्टी से आप किसी पे रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहे हो, तो ये कंसिडर होता है प्रॉमिस और उसको लगेगा टाइम। तो प्रॉमिस है तो इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एसिंग। अब मैं एसिंग करने के लिए मुझे पूरा फंक्शन क्रिएट करूँ, उसके अंदर एसिंग का वेटर कॉन्सेप्ट लगाऊँ, इससे अच्छा मैं लगा दूँ यहाँ पे देन मेरा वही काम कर जाएगा। CLG मोंगो डी बी कनेक्टेड, ये एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है। इसको मैं कनेक्शन नाम देता हूँ कॉन के नाम से। और इसके अंदर आपके पूरे जो भी आपने क्लस्टर बनाया हुआ है जिससे कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़्यादा डैमेजेबल नहीं है। एंड कॉन कलेक्शन, इसको मैं ज़रा फॉर्मेट कर दूँ। फॉर्मेट कर दिया। दिस। अच्छा, अब देख लेते हैं अपने पास यहाँ पे। ये देखें, ये मेरे पास मेरा कनेक्ट हो गया मेरे क्लाउड से। मेरे क्लाउड डेटाबेस जो क्लस्टर है उससे कनेक्ट हो गया। कैसे पता चला मुझे? वो यहाँ से पता चला। मोंगो डी बी, ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरी, और मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ। मेरा होस्ट जो है वो होस्ट मेरा ये है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो मेरा जो सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड हो गया मेरा एप्लीकेशन के साथ विद द हेल्प ऑफ मोंगोज। ये चीज़ समझ में आई कि मैंने सिंपल से यहाँ पे एक अपनी जो स्ट्रिंग थी कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ दो पैरामीटर्स पास करवाए, इसको आप छोड़ देना फिलहाल। और ये सिंपल यहाँ पे एसिंग था, प्रॉमिस था, तो मैंने उसको हैंडल कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉट देन सिंटैक्स। इसके अंदर मैंने मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो कॉर्नर कनेक्शन है ये आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। मेरा मोंगो कनेक्ट हो गया इस एप्लीकेशन के साथ। पहले स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। जाते हैं गो बैक। अब करते हैं अपने मोंगो डीबी कंपास को। कंपास से क्या है? कंपास डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। आई हैव कंपास, दिस इज दिस। अच्छा, मैं इस लाइन को कॉपी, मैंने इस लाइन को कॉपी किया। मेरे पास ये मोंगो डीबी का कनेक्शन है। आपके पास यहाँ पे ये चीज़ ना आ रही हो तो आपके पास न्यू कनेक्शन में जाना, ये विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। अच्छा, ये जो है यहाँ मेरा आएगा पासवर्ड। पासवर्ड मैंने किया यहाँ पे कॉपी, अलाउ। ये मेरा डेटाबेस। अच्छा, इस एप्लीकेशन के साथ जो मोंगो डी बी कंपास मुझे प्रोवाइड किया हुआ है, इसके साथ ही मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अब ये अगर थोड़ा लोड हो जाए, ये मेरा बेसिक एक डेटाबेस है। और एक शेल से मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं शेल की बात करूँ, बल्कि शेल तो खुला हुआ है ना मेरे पास। अगर मैं अब एक कमांड लिखूँ शो डी बी एस, वही चीज़ें आ रही हैं। एडमिन कॉन्फ़िग लोकल, मतलब कि मेरे लोकल डेटाबेस यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। तो मतलब कि मेरा लोकल डेटाबेस जो है अब क्लाउड पे विजिबल होगा। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। मैं अपने क्लस्टर को करूँगा रिफ्रेश। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है। हमें जो है एक क्यूरी परफॉर्म करनी है। तो हमने यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश, है ना लोग? सही है, सही है। अब मैं इस कनेक्ट मेरा हो ही गया। मैं अपने जाऊँगा अपने क्लस्टर में। क्लस्टर में कनेक्शन, कलेक्शन में गया। कलेक्शन में बना के देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास क्रिएट डेटाबेस, मैं बनाता हूँ एक मोंगो प्रैक्टिस के नाम से एक मैंने डेटाबेस बनाया, जिसके अंदर मेरा एक कलेक्शन, बेसिक कलेक्शन जाएगा यूज़र के नाम से। फ़िलहाल मैं यूज़र्स कहता हूँ, यूज़र्स के कलेक्शन होंगे। ये मेरा अपडेट करेगा
मेरे उसको। अच्छा ये लोड ले रहा है, कुछ ना कोई इशू है मेरे पास कुछ ना कुछ। यहाँ तो बन जाना चाहिए क्योंकि क्लाउड पे कर रहा हूँ डायरेक्ट मैं। क्लाउड पे तो मेरे पास बन गया। ये आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मैंने चीज़ मिस करी है। जो आपका जो माई नेम डेटाबेस है ना, यहाँ के बाद डेटाबेस आएगा इस डेटाबेस का नाम जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ये मोंगो एपेटेस, ताकि आप यहाँ से अपने लोकली जो है उसको वहाँ पे भेज सको। तो ये सबसे पहले जब ये चीज़ आ रही है आपके पास स्ट्रिंग में, अगर आप स्ट्रिंग को गौर से देखो, मोंगो डी बी एस आर वी दे देते कि मेरा पासवर्ड है, क्लस्टर बना कर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये माई फर्स्ट डेटाबेस। तो जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है आपका मोंगो पैक्टिस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोंगो पैक्टिस। मोंगो पैक्टिस। मैं यहाँ पे क्लस्टर का नाम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे डेटाबेस का नाम। तो ये चीज़ आप लोग गलती ना करें। तो ये चीज़ मेरे पास सिंपल हो गया। और बस सही है, मोंगो पैक्टिस। अच्छा एक दफ़ा इसकी क्यूरी यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी छोड़ो। ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। बस क्या है, यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर दिस, इस टाइम कौन आ रहा है, ओके। अब मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि मेरा एटलस जो ये मेरे पास कंपास है, कंपास ये करने के बाद और ये चीज़ कनेक्ट हुई है प्रॉपर कि नहीं कनेक्ट हुई है। मैं सिंपल एक डेटा बना के देखता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जैसे बताया कि इसके अंदर नो एसक्यूएल है, तो हम डॉक्यूमेंट और कलेक्शन से खेलते हैं, तो हमने कलेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर बनाएंगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आईडी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मोंगो जनरेट करके देता है, वरना पहले अगर आप फाइबेस पे काम कर चुके हो तो फाइबेस के अंदर भी आपको कोई ना कोई यूनिक आईडी प्रोवाइड हो रही थी, या फिर आपको अगर आप ना दो उसको डॉक्यूमेंट की आईडी तो वो ऑटो जनरेट करता था। जबकि यहाँ पे भी है हमारे पास मोंगो आपको एक ऑटो ऑब्जेक्ट आईडी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन हम जो सारा काम जो है वो इस आईडी पे नहीं करेंगे, हम अलग से एक आईडी जनरेट करवाएंगे। उसके लिए जो है अगर हम ऑथेंटिकेशन पे आते हैं तो ऑथेंटिकेशन के हम जो अलग से पैकेज करके उसकी आईडी जनरेट करवाएंगे, तो उसका अलग प्रोसीजर है। मैं एक से अंदर एक फील्ड डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम मेरे पास अक्षर, और लास्ट नेम अली। एज भी डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि ये नंबर आ जाए। ये मेरे पास है नंबर फॉर्मेट ना, अरे इंट इंट ही आएगा, इंट ही आता नहीं ये यहाँ पे मेरे पास है। अच्छा सही है, नंबर मेरे पास आ गया। ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे कहाँ से बनाया, मैंने ये अपने कंपास से बनाया। ये कंपास मेरा कनेक्टेड है अपने लोकल से। तो अब मैं यहाँ पे अपने क्लाउड पे देखता हूँ तो बस क्लाउड में चेंज आया कि नहीं आया। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देख रहे हैं सारे, तो मतलब कि मेरा अब क्लाउड पे डाटा जा रहा है, मतलब कि मेरे कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ मोंगूज और एप्लीकेशन से। अब देखिए हमने अभी तो एटलेस से किया ना, अब हम इसको एप्लीकेशन से भी डाल के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए पी आई। हम इसको ए पी आई से जो है इसकी एक टाइम टेस्टिंग कर लेते हैं। खैर हमने ये सारा काम यहाँ पे कर लिया। अब इसकी एक जल्दी से ए पी आई बना लेते हैं। मैं इसको ज़रा स्मूथ काम करता, मगर अभी टाइम हमारे पास कम है, तो अभी हम इस सर्वर की फाइल के अंदर कर देते हैं। तो फिलहाल मुझे किसी एपीआई को बनाने से पहले मुझे इसका लोकल एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाला है ना, तो हम यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट डालते नहीं है, हम इसका प्रॉपर स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एम के जब पढ़ा था, तो एम के अंदर हमने कहा था कि जब हम मोंगो पे आएंगे तो उसके अंदर हमने मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ बना लेते हैं एक मॉडल का फाइल, मॉडल की फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं यूज़र मॉडल के नाम से। हम पहला ये काम कर लेते हैं। अच्छा अब इस फाइल के अंदर क्या काम होगा, इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवाऊंगा मोंगूस रिक्वायर मोंगूस। सही है। अब मुझे बनाना है अपना एक स्कीमा।
तो स्कीमा बनाने के लिए मैं कहता हूँ यूज़र स्कीमा नाम देता हूँ उसको मैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा आपके पास एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है कि इसके अंदर ये फील्ड आने वाले हैं, और इसके अलावा वो फील्ड्स उस फील्ड के अलावा कोई भी चीज़ आप उस स्कीमा के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तरीका ये होता है न्यू mongoose mongoose डॉट हाँ mongoose डॉट स्कीमा। सही है। अब स्कीमा के अंदर जाता है जेसन फॉर्मेट, जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे जेसन फॉर्मेट आ रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे इसका व्यू अलग होता है ना। अच्छा खैर, ये देखें, एक जेसन फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। मैं अपने कोड में जाऊँ तो पहला मैं डिफाइन करता हूँ अपना मोंगो एक स्कीमा। स्कीमा के अंदर बस पहले क्या था? फर्स्ट नेम था। फर्स्ट नेम, इसकी टाइप क्या थी? फर्स्ट नेम की टाइप मेरे पास थी स्ट्रिंग। मेरा पहला स्कीमा का एक फील्ड मेरा ये वो हो गया, डिफाइन कर दिया। एक थी मेरे पास लास्ट नेम। लास्ट नेम भी मेरे पास थी स्ट्रिंग, और जो एज था ना, एज था मेरे पास नंबर। ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक स्कीमा क्रिएट किया है। ये स्कीमा बन गया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा अपने एपीआई के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। इसको पहले हम करवाएंगे, इसका एक मॉडल क्रिएट होगा। तो स्कीमा और मॉडल में ये डिफरेंस होता है कि स्कीमा आपके पास प्रॉपर इस चीज़ को, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर डाटाबेस की लॉजिक यहाँ पे लग रही होती है, पूरा प्रॉपर स्कीमा बन रहा होता है। लेकिन मॉडल क्या कर रहा होता है? मॉडल आपको कनेक्ट करवाता है आपकी एपीआई को इस स्कीमा से, ताकि आप जो है स्कीमा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर सको, या फिर इसके अंदर इस स्कीमा को उठाकर आप डाटा यहाँ पे फॉरवर्ड करवा सको। तो मैं बना लेता हूँ एक मॉडल। मॉडल बनाने का तरीका ये है कि मैं बनाता हूँ यूज़र के नाम का मॉडल। कोई भी तरह का जब भी मॉडल क्रिएट किया करें तो उसके पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखा करें, ताकि जब आप जहाँ पे एपीआई के अंदर यूज़ कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप जो यूज़र डॉट करके यहाँ पे कोई भी अपने मॉडल का नाम दिया हुआ होता है, तो डॉट करके आप आगे अपनी एपीआई लगा रहे होते हो या फिर अपनी क्यूरी लगा रहे होते हो, जब मोंगोडीबी की अपनी क्यूरी है। तो वो भी हम देख लेंगे अभी क्या होता है। न्यू mongoose डॉट मॉडल। ये mongoose मैंने यहाँ का इंपोर्ट किया हुआ है। इसने एक मॉडल का एक फंक्शन है, उसके अंदर एक्सेप्ट करते हैं बस किस नाम का मॉडल होना चाहिए। यूज़र नाम का मॉडल होना चाहिए, और इसका स्कीमा क्या है, इसका स्कीमा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये मेरे पास बेसिक सा एक बन गया एक एप्लीकेशन का, जिसके अंदर मेरे पास तीन फील्ड हैं। मेरा एक स्कीमा डिफाइन हो गया, और इस पूरे मॉडल का एक मॉडल मैंने यहाँ पे यूज़र करके दे दिया। अब मुझे इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं अपने एपीआई के अंदर यूज़ कर सकूँ, जो कि मैं बनाऊँगा सर्वर के अंदर। कॉन्स्ट कौन सी सॉरी मॉड्यूल मॉड्यूल्स डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र। ये मेरे पास एक सिंपल सा एक बन गया। इसको मैं काटता हूँ, मतलब यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास अलग से काम हुआ है एक्सप्रेस जिसमें फला फला फला। मैं बनाता हूँ एक छोटी सी एपीआई, जो मेरे पास कर दी होगी गेट एपीआई, बल्कि पोस्ट एपीआई। पहले हम पहले क्रिएट करने का देख लेते हैं मैथड किस तरह से क्रिएट होता है। पोस्ट एपीआई और पोस्ट एपीआई सेंडिंग डाटा, यूज़र डाटा। सही है। ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट के अंदर हम पहले देते हैं पाथ। हमने लास्ट में ये चीज़ चेक कर चुके थे। पाथ की होगी मेरे पास एपीआई v1 यूज़र्स पोस्ट यूज़र। एक मेरे पास कॉल बैक आता है। उस कॉल बैक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। ट्राई कैच, जब भी एपीआई पोस्ट की बनाओ या गेट की बनाओ हमेशा ट्राई कैच के अंदर काम करना। रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर जाएगा मेरे पास अगर एरर है तो 404 या 400 कर लो एरर का। 404 तो पेज नॉट फाउंड होता है। 400 डॉट जेसन। अच्छा, यदि कोई मैसेज आ रहा है अभी तो मैं देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल कोड पे फोकस कर रहा हूँ। सही है। ये मेरे पास आ गया है मैसेज एरर डॉट मैसेज। ये मैंने सिंपल सा एक कैच बना दिया। हम क्या कर रहे होंगे पोस्ट के अंदर, हम अपने यहाँ पोस्टमैन है जिससे हम अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं, वहाँ से हम भेजेंगे एक डाटा। सही है। वो डाटा किसके अंदर आएगा? वो डाटा हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। जो हमारी फर्स्ट वर्कशॉप थी उसके अंदर विजिबल क्यों नहीं हो रहा था? वो इस लाइन की वजह से विजिबल नहीं हो रहा था कि मैंने लास्ट वर्कशॉप के अंदर हाईलाइट कर दिया था कि ये एक मिडलवेयर है जो कि आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर उसको एक हेडर प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि आपके पास जो है
इसको हम रिक्वायर्ड बॉडी के अंदर डाटा इंजेक्ट कर सकें। सही है, किसी का मैसेज नहीं है। ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा, हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट यहाँ से मैं एक चलो मैं इस API का काम कर लेता हूँ। डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव। इसको मैं करता हूँ पोस्ट लोकल होस्ट। मेरी पोर्ट क्या है, पोर्ट मेरी है 8000। 8000 API पोस्ट यूज़र। ये मेरी API है सिंपल। फिलहाल मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी API सही रन हो रही है कि नहीं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन मैसेज यू हिट एन API, यू हिट एन API। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कंसोल डालता हूँ, ये बाबर कंसोल हो रहा है। सर्वर स्टार्ट हो गया, मेरा मोंगो कनेक्ट हो गया। सही है, मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, मेरी API चल रही है, मतलब कि मेरी API चल रही है। अच्छा, सही है। यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना डाटा यहाँ पे क्रिएट करूँगा, मतलब कि मैं पहले लेके आऊँगा यहाँ से एक जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा, जो बॉडी यहाँ भेजूँगा इन फॉर्म ऑफ रॉ। वही काम करता हूँ मैं। फर्स्ट नेम, यहाँ मेरे पास अभी है कौन, किसी बंदे की भेजता हूँ। मेरे पास कौन कौन है, चलो हम्माद, हम्माद। और लास्ट नेम अहमद। हम्माद अहमद ही नाम है ना, अहमद। एज तुम्हारी जो भी हो, फिलहाल मैं लिख देता हूँ 22 कर देता हूँ उसका मैं एज ना। सही है। ये नंबर फॉर्मेट के अंदर है या स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, ये मेरे पास किस में आ रहा होगा, मेरे बॉडी में आ रहा होगा। तो रिक्वेस्ट बॉडी से मैं गेट करवाऊँगा। पहले मैं काउंसर करवा देता हूँ ताकि लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे इसको। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको हम करते हैं अपनी API हिट। API मैंने हिट करी। रिक्वायर्ड बॉडी के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज मेरा प्रॉपर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बनाया था एक स्कीमा का मॉडल। अब इस मॉडल को मैं कनेक्ट कराऊंगा अपनी API के साथ। वो किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो हम पहले बना लेंगे एक वैर डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही है, रिक्वेस्ट बॉडी से डाटा निकालेगा। अब इस डाटा के बेस के ऊपर जो है ना, मतलब कि मैं अपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ हाँ। और उसके अंदर जो है मैं अपनी फील्ड डाल रहा हूँ एक अलग से मॉडल क्रिएट करके। तो मैं करूँगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके यूज़र इक्वल टू। अच्छा, ये प्रोसेस जो होगा एसिंग अवेट होगा, कि मैं भेजूँगा अपने क्लाउड पे। ये प्रोसेस एक प्रॉमिस है, तो यूज़ करेंगे अवेट यूज़र। यूज़र को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, आपको विजिबल हो रहा होगा यूज़र मॉडल से, जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था एक मॉडल क्रिएट करके। डॉट क्रिएट, इसकी एक क्यूरी है क्रिएट। इस क्रिएट के अंदर क्या होगा, इस क्रिएट के अंदर मेरे पास बॉडी जाएगी। कौन सी बॉडी जाएगी, मेरे पास जो डेटा है, डाटा मेरे पास निकाल लिया था यहाँ पे। अगर मेरे ऊपर आ रहा हो मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास ये चीज़ थी, हम्माद अहमद और एज 22, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। कोई शायद है कि जो नाम आपने यहाँ पे मेंशन किया है ना, वो आपके स्कीमा का नाम हो, वरना पे मसला आएंगे। डाटा ये लगेगा थोड़ा कुछ टाइम। और जब मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी, अच्छा ये ट्राई के अंदर करना है मुझे, ये ट्राई के अंदर करना है। जब मेरे पास ये काम सारा हो जाएगा, तो मैं इसको अपने रिक्वायर्ड स्टेट में बता दूंगा सक्सेस, भाई मेरी API सक्सेसफुली हिट हो गई है। और डाटा कौन सा गया डाटा मेरे पास, यूज़र। अब इसको जल्दी से टेस्ट करके देख लेते हैं कि मेरे पास तो सही से डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। मॉन्गो कनेक्टेड दिस, बिस्मिल्लाह, हम करते हैं हिट। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक आईडी और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी, इसका कौन सा भी बाद में आएगा। आईडी जो हमने बनाई, मतलब कि हमारे पास सक्सेसफुली कोई ना कोई एक मॉडल क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज है। मतलब कि हमारे पास एक बोंगो की एक
डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गई है, इसके लिए सारी फील्ड्स हैं। तो ये सबसे यहाँ पे एक आईडी आने का मकसद ये है कि भाई हमें पता चल गया कि हमारा मोंगो सही से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारे क्लाउड पे ये गया या यहाँ पे हमारे पास आया। इसको हम करते रिफ्रेश। ये देखें, मोंगो डी बी एटलस कंपास यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और इस आईडी पे आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई। हमने किस तरीके से मोंगो कनेक्ट करवाया, और कनेक्ट करवाने के बाद हमने सिंपल सा एक जो है मॉडल क्रिएट अपना मॉडल क्रिएट किया और हमने उसको पुश करवा दिया हमारे उस पर मोंगो के डाटाबेस के अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई। एनीवन? मैं थोड़ा फास्ट पेस से लेके गया हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड वो भेज दूंगा ताकि फिर आप लोग को इशू ना हो। एक एपीआई और बना देता हूँ। हमने जो है अभी फिलहाल क्रिएट किया है, अब हम इसको कर लेंगे दफ़ा गेट। गेट करना भी सीख लेंगे, क्रिएट करना भी सीख लेंगे। अच्छा, गेट करने के भी और तरीके हैं। गेट करने के तरीके ये हैं कि आपके पास मल्टीपल क्यूरीज होती हैं। मैं अगर फाइंड करूँगा ना, अगर मैं पे एक डेटा और बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ हमाद अहमद ना, अब इसको अब किससे बनाऊँ। अब मैं बना देता हूँ, चलो मेरे पास मुनीब है, चलो मैं मुनीब पे बना देता हूँ डेटा। मुनीब रहमान दिस, मैंने सेंड किया, मुनीब रहमान का बन गया। देख रहे थे मेरे पास डाटा डाटा आ रहा है मुनीब रहमान। एक ही चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे के सारे जो हैं सारे यूज़र्स को लेकर आता हूँ अपने पास। एक एपीआई बना देता हूँ कि मैं सारे यूज़र्स जो है ना, मैं उसको एपीआई बना देता हूँ। ऐप डॉट गेट, इसको मैं कर लेता हूँ दिस पोस्ट यूज़र गेट ऑल यूज़र्स। एक आएगा मेरे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये करने के बाद मेरे पास इसको मैं खाली करता हूँ, ट्राई कैच रिस्पॉन्स दिस। सही है। मैं भी अगर रहूँगा, मैं सारे के सारे ए पी आई उसको गेट कर रहा हूँगा। तो ये बनाते हैं वेर डेटा इक्वल टू वेर ऑल यूज़र्स इक्वल टू अवेट, एसिंग लगाना पड़ेगा मुझे, एसिंग अवेट यूज़र डॉट फाइंड। ये एक फाइंड का एक मेथड है। ये एक फाइंड का मेथड है जो क्या करेगा, मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे उठा के ले आएगा बिना किसी वैलिडेशन या भी मैंने कोई ना कोई वो चीज़ नहीं दी है, कंडीशन नहीं दी हुई है। कंडीशन आती है फाइंड वन के अंदर या फाइंड के अंदर। मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि लेस देन ग्रेटर देन, तो उसकी अलग अलग क्यूरीज होती हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ों की मेरे आगे रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं ऐसा कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। ये चीज़ें हो गई। और रिक्वायर स्टेटस मैसेज सक्सेस और डाटा। अभी डाटा के अंदर बस क्या आएगा, मेरे पास सारे के सारे यूज़र्स की डाटा आ जाएंगे। इसको भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं हाथ के हाथ। मैंने बनाया एक अलग से रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट 8000 एपीआई, यहाँ से हटाओ, गेट ऑल यूज़र्स। ये देख लो सारे के सारे। मैंने एक फाइंड की कमांड लगाई, उसने क्या किया, मेरे डेटाबेस के अंदर तीन पड़े हुए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। वो तीन डॉक्यूमेंट्स उठा के मेरे पास लेकर आ गया एक की फाइंड की। उसने मुझे जो है एक जेसन दिया मेरे अशर नाम का, जिसकी आईडी ये है। एक मैंने हमाद जो अभी डाला, और एक से पहले हमाद मैंने पहले डाला था, और एक मुनीब के नाम पे डाला था। तो ये तीनों मेरे पास उठ कर आ गए, गेट ऑल यूज़र्स। ये समझ में आई। अब एक कर लेते हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक किस तरह से लेकर आऊँ। मैं सिर्फ एक बंदे की लेके आना चाह रहा हूँ। मैं बनाता हूँ ऐप डॉट गेट एक। यहाँ मैं यूज़ करूँगा पैरम्स का। लास्ट टाइम पैरम्स मसले आ रहे थे, वो इशू
मेरी एक गलती थी, वो मैं आप लोगों को अभी करेक्ट कर दूंगा कि मैंने क्या गलत किया था वहाँ पे। यहाँ मैं कर लेता हूँ यूज़र आईडी, यहाँ पे पता आता है एक वेरिएबल। इस वेरिएबल के बेस के ऊपर आप मैं करूँगा, उस वेरिएबल पे क्या होगा, उस वेरिएबल के बेस के ऊपर मैं अपना डॉक्यूमेंट उठा के लेकर आ लूँगा अपने मोंगो पे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच, सही है, ये हो गया। पहले मैं कहा था कॉन्सोल रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो जो यूज़र आईडी मेरे पास यहाँ पे आएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं मेरे पास कि किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, पहले रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, हमेशा रिस्पॉन्स एंड में जाना ज़रूरी है, वरना आपकी एपीआई हैंग हो जाएगी। ये मैं दिखा चुका हूँ। ट्वेल्व डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन मैसेज यू हिट एन एपीआई, सही है। गेट की कमांड लोक लोकल होस्ट 8000। यस, मेरे पास इस जगह पे आना है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ना कोई आईडी। तो मैं इसको पैरम से नहीं भेजूंगा, मैं इसको भेजूंगा डायरेक्ट यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से भेजता हूँ। सपोज मुझे चाहिए अशर अली का डेटा, तो मैं आईडी के बेस के ऊपर क्या करूँगा, अपना ऑब्जेक्ट उठा के लेकर आऊँगा, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। फिर आज मेरे पास नाम, नेम, लास्ट नेम और एज, ये मेरी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें जो यूनिक हो। आईडी आपको मोंगोडीबी खुद प्रोवाइड करता है, तो मैं इसकी बेस पे क्या करता हूँ, आपके पास इस डॉक्यूमेंट को, अपना अशर के नाम के डॉक्यूमेंट को लेकर आता हूँ। ये हो गया सिंपल यू हिट एन एपीआई। अच्छा, मेरे कोई काम नहीं किया हुआ, फिलहाल मैं इसको हिट करता हूँ यू हिट एन एपीआई। और मेरे पास यहाँ पे मतलब कि पैरम सही वर्क कर रहा है। पहले काम नहीं कर रहा था, पहले इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे की और वैल्यू भेज रहा था। इसका क्वेरी पैरम्स का अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर असाइन हुआ, इस वेरिएबल के अंदर असाइन हुआ और इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसकी बेस के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट गेट करके लेकर आ रहा हूँ। एसिंग फंक्शन है मेरा, कॉन्स्ट यूज़र स्पेसिफिक यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र जो मेरा मॉडल है डॉट, इसकी क्या क्वेरी होती है, फाइंड वन यूज़र आईडी। बल्कि मैं इसको कर लेता हूँ रिक्वायर्स और पैरामीटर यूज़र आईडी। जब उसको ये यूज़र आईडी मिल जाएगा ना पहली अकरेंस में, उसको पहली अकरेंस में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑब्जेक्ट आईडी सबकी यूनिक है, तो एक ही अकरेंस होगी इसकी। तो जैसे ही उसको पहली अकरेंस में मिल जाएगा, वो क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को, इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रिटर्न करवा देगा आपके पास इस फाइल के अंदर। सक्सेस, इसको चेक भी कर लेते हैं। डाटा स्पेसिफिक यूज़र, फॉर्मेट कर लेता हूँ उसको मैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ, मेरा फॉर्मेट हो गया यहाँ पे। सब चीज़ें सही हैं। ए पी आई डॉट गेट कॉपी, अच्छा सेंड करते हैं। तो फाइंड वन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, फाइंड वन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, इसको फाइंड बाय आईडी करते हैं। फाइंड बाय आईडी भी करते होता है एक चीज़, ये आईडी की बेस पे लेकर आएगा, उसको फाइंड बाय आईडी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वो अलग चीज़ रहेगी। देख रहे हैं मेरे पास स्पेसिफिकली एक डेटाबेस एक डॉक्यूमेंट उड़कर आ गया जिसकी आईडी थी ये, इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने स्पेसिफिक यूज़र डेटा भी दिखा सकते हो। मैं अगर अपना ऑब्जेक्ट चेंज करूँ यहाँ पे, मुनीब का डेटा लेना चाहूँ, तो मैंने मुनीब का यहाँ पे कॉपी किया ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट कॉपी करने के बाद मेरे पास किसी कोई मैसेज तो नहीं आया, नहीं, सही है, ये हो गया। ये मैं करता हूँ यहाँ पे अपना पैरामीटर पास करता हूँ, सेंड किया। अब देखो मेरे पास जो आ रहा है वो मेरा अशर अली का डेटा नहीं आ रहा, अब मेरे पास मुनीब रहमान का डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने एज ए पैरम में भेजा। तो जब भी आप इसकी राउटिंग कर रहे होते हो ना, तो राउटिंग में आपको कोई ना कोई वेरिएबल बेच रहे होते हो, तो इस तरीके से आपके पास सारा काम हो रहा होता है। और इस पैरामीटर की वजह से, इस जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है इन पैरम्स, तो मैं उसकी हेल्प से जो है डेटाबेस के अंदर वो एक चीज़ उठा के लेकर आ जाऊँगा जो यूनिक होगी। फिलहाल तो हम, मैंने पहले बताया था, फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि हमने फिलहाल कोई
और कोई पैकेज पड़ा नहीं है जिसके अंदर हम अपनी अपनी यू आई डी होती है उसकी बेस पे हम उसको जनरेट करवाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक मोंगो डी की अपनी एक आईडी प्रोवाइड है, तो हम उसी के थ्रू अपने डाटा को गेट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये 3 एपीआई मैंने बना के दिखा दी, जिसके अंदर एक पोस्ट की एपीआई थी कि हम किस तरीके से डेटाबेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और 2 गेट की एपीआई जिसके अंदर हमने गेट ऑल यूज़र्स का डाटा, सारे डेटा लेकर आ गए मोंगो से, और हमने एक स्पेसिफिक भी लेकर आ गए। तो मैं 3 एपीआई बना के दिखा दी है, और यह हमारे पास एक मॉडल है। तो यहाँ तक किसी को क्या कन्फ्यूजन कि मोंगो किस तरह से चल रहा है, या फिर क्यूरी किस तरह से रन हो रही है, या फिर मॉडल किस तरह से बना? क्योंकि हमारी वर्कशॉप यहाँ पे होती है एंड। किसी को कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसमें सीक्वल डेटाबेस में और इसमें मोंगो में क्या फ़र्क है? मतलब उसमें भी तो हम ऐसे ही काम कर रहे थे कि हम 3 या 4 वो दे देते थे कि ये वाली फील्ड्स आएंगे हमारे पास। देखिए, स्कीमा तो है वो आपके पास दोनों सिचुएशन बनता है, लेकिन नॉन एसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि आपके पास रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता, रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता। मतलब कि आपके पास कोई डिपेंडेंट डेटा नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, यहाँ अगर आपको व्यू हो रहा हो, स्केलेबल डाटा होता है, फ्लेक्सिबल मतलब कि आपकी जो स्कीमा है ना, वो आप आराम से उसको स्केलेबल कर सकते हो। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि आपके पास रॉ कॉलम के अंदर डेटा अंदर जा रहा होता है, और उसके अंदर कोई भी फील्ड अगर होती है, आपने कोई भी स्कीमा बिल्ड किया, उसके अंदर कोई भी एक फील्ड है उसकी, अगर आप उसकी फील्ड मिस भी कर जाते हो ना, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करता। तो अभी मुझसे किसने सवाल पूछा था? माइक अपना ओपन करें। जी। कौन है? मुनीब। मुनीब। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, म्यूट कर दें। अच्छा मुनीब, देख आपने कभी एसक्यूएल पे काम किया है, एसक्यूएल डाटा पे? जी किया था। हाँ, तो उसके अंदर जब भी आप स्कीमा बना रहे होते हो, उसकी स्कीमा जब भी क्रिएट कर रहे होते हो, तो उसके अंदर आपके पास फील्ड आप स्किप नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक दिखा भी देता हूँ, पोस्ट की पे के अंदर अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम ना डालूँ, जबकि मेरे पास स्कीमा के अंदर मौजूद है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्कीमा के अंदर लास्ट नेम मौजूद है, इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई स्कीमा है बना हुआ है, इसको 3 चीज़ें चाहिए। तो और मैं भेजना है अभी 2 चीज़ें। तो मेरे पास मेरा मोंगो इतना, ये नॉन सीक्वल इतना जो है फ्लेक्सिबल है कि आपके पास यहाँ पे एरर नहीं मारेगा। मैंने इसको सेंड किया, देखो मेरे पास चला गया, फर्स्ट नेम चला गया, लास्ट नेम नहीं गया, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं थी। लेकिन वो कोई एरर नहीं आया मेरे पास, ये नहीं आया कि भाई आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको डेटा भरना पड़ेगा, इस तरह कोई एरर नहीं आया। तो इस लिहाज से जो है आपका एसक्यूएल ज़्यादा अच्छा है, नॉन सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा है, ये एक डिफरेंस आता है इसके अंदर। Since when you're now want to ask just for knowledge that why you prefer using requires of status dot json data over requires of json। अच्छा, हमें जो है एक हेडर, ये जो है ना, एक हेडर जा रहा होता है आपके पास स्टेटस का। अगर आपने हेडर्स भी देखे हो कि आपके पास कभी भी रिस्पॉन्स जा रहा होता है, उसके अंदर मल्टीपल हेडर्स होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, पोस्ट डेटा के अंदर ये हेडर जा रहा होता है, तो हेडर के अंदर आप जो है ना अपने स्टेटस भी डिफाइन कर रहे होते हो, क्योंकि इस स्टेटस के ऊपर आपके पास पता चल रहा होता है कि आपकी जो एपीआई आई है, वो एपीआई आपकी सही आई है कि नहीं गलत आई है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने गूगल यहाँ पे दिया। गूगल के अंदर जो है, अगर मैं यहाँ पे F12 दबाऊँ, ओपन डेव टूल, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा नेटवर्क। ये देखो, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मेरे पास काफ़ी चीज़ें आई। देखो मेरे पास स्टेटस डिफाइन हो रहा है, इस स्टेटस के पे मुझे पता चलता है कि भाई मेरी एपीआई पे कोई भी चीज़ जो है वो रिसीव हुई कि नहीं हुई। तो आप इसके अंदर स्टेटस दे दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और आगे जिसके अंदर डेटा जो भी अगर आप पोस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डेटा आप दे दो। यहाँ पे नॉर्मल एपीआई भी है, तो उसके अंदर आप सिंपल मैसेज पास करवा दो। Since when your request successful, then there is no need for 200, but when it's not, then it's already fall into cache block when error will be returned। चलो ये सिंपल भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं अपने प्रेफर यही करता था कि मैं स्टेटस प्रोवाइड कर दूँ। अगर ऐसा अप्रोच आपको यूज़ नहीं था, आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेट हो गया अली? जी सर, वो एक सवाल था कि हम रिलेशंस नहीं बना सकते इसमें माई में, मतलब इसमें दूसरे मोंगो में। मोंगो एक्सेप्ट नहीं करता इस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है।
तो अगर आपको इस फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देना है तो उसके अंदर आपके पास जो है फॉरेन की का ना मोंगो के अंदर नहीं, फॉरेन की कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन उसी से सिमिलर आपके पास कोई और चीज़ होती है तो आप जो है उसको पास करवा सकते हो किसी दूसरे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को अपने इस दूसरी एक ऑब्जेक्ट उसके फील्ड के अंदर। मैं फिर से बताता हूँ कि फॉरेन की कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप रिलेशन डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास फॉरेन का कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हो किसी भी दो स्कीमा के बीच में ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है उसमें अंदर। तो आपके पास इसके अंदर भी बना सकते हो लेकिन वो उस तरह का नहीं होगा, वो उस फॉर्मेट का नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर का नहीं होगा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से बन रहा होगा। आपको किसी और मॉडल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आपको पास करवाने किसी दूसरे मॉडल के स्कीमा के अंदर, तो वो एज अ वेरिएबल एक फील्ड आप पास करवा सकते हो। क्योंकि यही काम हम आगे कर रहे होते हैं जब हमारे पास जो है अलग अलग स्कीमा, जब हमारे पास होता है ना कि एक वेबसाइट है इसके अंदर हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने तीन बना लिए कि मेरे पास एक पोस्ट का अलग से एक डॉक्यूमेंट बना दिया, और मैंने बना दिया लाइक का अलग डॉक्यूमेंट बना दिया, और कमेंट्स का अलग। अब मैं कमेंट्स का मैं अलग डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो मैं कैसे उसको हाईलाइट कर पाऊँगा कि मेरे पास ये पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर मेरे पास इतने लाइक्स हैं और इतने कमेंट हैं। क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट की तो लिमिट होती है, 16 MB की लिमिट होती है, मैं उसके अंदर सारी चीज़ नहीं जा सकता। क्योंकि मेरे पास जो एक पोस्ट है उसके अंदर मेरे पास मिलियंस ऑफ लाइक भी हो सकते हैं, तो मैं मिलियंस ऑफ डेटा किसी भी डाटा फील्ड के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी वो एक्सीड कर जाएगी लिमिट। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए मेरे पास आता है डॉक्यूमेंट। तो क्यों ना मैं तीनों के अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाऊँ और उसको पास करवा दूँ, उसके जो ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस है उसको मैं पास करवा दूँ अपने पोस्ट के डाटा फील्ड के अंदर। क्योंकि वो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का, जो आप बता रहे हो ना कि इसी तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपने किसी प्राइमरी की को किसी दूसरे मॉडल की सेकेंडरी की बना दी, उसको फॉरेन की आपको नाम देते हो ना। तो वो अप्रोच आप यूज़ करते हो लेकिन आप उसको फॉरेन की नहीं बोलोगे, उसके उसका अलग ही चीज़ होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इम्प्लीमेंटेशन अलग है, कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि वही है। तो हम एसक्यूएल यूज ना करें अब। एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एसक्यूएल जो है वो शुरू से चलती हुई आ रही है, उसकी कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। लेकिन जो जिनको जो है मसले होते हैं रिलेशन डेटाबेस के अंदर, क्योंकि वो भी स्कीमा बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता, तो आपके पास आप नॉन एसक्यूएल भी प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, नॉन एसक्यूएल के अंदर सीन जो होता है कि इसकी सिक्योरिटी जो है ना लेस सिक्योर होता है आपके एसक्यूएल के मुकाबले में, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी कपल्ड कह सकते हो उसको, एक कपल्ड रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है आपके डेटाबेस के साथ और की स्कीमा के साथ, तो इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है विद इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन एसक्यूएल। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज आ गई हैं जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब कि आपको एक्सटर्नली जो है वो एपीआई यूज़ करनी पड़ती है, फिर मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे नॉन एसक्यूएल के अंदर क्यूरी आप भेज रहे होते हो, तो वो इतना सिक्योर नहीं होता कि आपको जो है वो मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पे दूँ, मुझे ओके सिक्योरिटी से ओके याद सर नहीं आ रही बता है। दीजिए। क्योंकि अगर हाँ हमारे पास जो है ना एसक्यूएल के अंदर वो एक क्या कह सकते हैं इसको कि प्रोटेक्टेड होता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे अगर क्यूरी मैं दूँ, इसकी क्यूरी होती है ऑल की, अगर मैं यहाँ पे ट्रिगर दूँगा ना तो मेरे पास सारे के सारे जो भी डाटा है ना वो आ जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का एक सिक्योरिटी इशू आता है। और भी तरह के सिक्योरिटी इशूज आते हैं एसक्यूएल के नॉन एसक्यूएल के अंदर। तो इसलिए हमें जो है वो एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है, जबकि एसक्यूएल के अंदर आपके पास वो स्कीमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी सपोर्ट काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो कपल्ड के तरह से काम कर रहा होता है। और कोई डाटा एम्बेडिंग इज ऑल्टरनेटिव फॉर, बहुत। हाँ, डाटा एम्बेडिंग सही कह रहे हैं अलीदा। लेकिन डाटा एम्बेडिंग के अंदर जो है ना आपके पास उसको देख के करना पड़ता है, काफ़ी इतना आसान नहीं होता क्योंकि आपके पास तो फिर कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन से कौन सा आ जाता है, और वो भी एक हमारी डेटा तो हमारे पास क्रिएट हो जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि आपके पास क्यूरी एक्स्ट्रा लग रही होती है, तो वो हमारे बिजनेस उसके मॉडलिंग के जो है ना उसके थोड़ा सा एक खिलाफ चले जाता है। इसके बारे में एक चीज़ है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो मैंने अपने करियर में पढ़ा था कि इसका हमें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ओके सर अल्लाह हाफिज़। एनीवन एल्स? नो सर। मुनीब, ओसामा, हमाद, अली रज़ा? नो सर। ठीक है, फिर आज की वर्कशॉप यहाँ पे एंड करते हैं। आज का अच्छा, आज के ओवरऑल में कोई कन्फ्यूजन कि एटलस से किस तरह से कनेक्ट करवाया है सब? नो सर। नो। ओके ओके।
ओके, पे हमारे वर्कशॉप यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम ऑथेंटिकेशन के पढ़ेंगे कि हमने JW टोकनाइजेशन पढ़ेंगे और कुकीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो इसके बाद हमारी वर्कशॉप है, दो वर्कशॉप रह जाएगी मेरे ख्याल से हमारे पास। एक एप्लीकेशन पे काम कर लेंगे हम, फ्रंट एंड से उसको कनेक्ट करवा देंगे। जो हमारे पास कॉर्ड्स का जो CORS का इशू आ रहा था उसको भी रिजॉल्व करके देख लीजिए किस तरह से उसको रिजॉल्व करते हैं। मैंने वैसे सेंड कर दिया था आप लोगों को ग्रुप में कि आपके पास एक CORS की अलग से एक फाइल डाउनलोड होती है, फाइल बोल रहा हूँ, पैकेट डाउनलोड होता है। तो उस उससे आप जो है CORS को रिजॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे तब एप्लीकेशन बना के, और लास्ट में हम हेरोकू में डिप्लॉय करके देख लेंगे। हमारी वर्कशॉप जो है नोट की इस तरह से एंड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।